हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे फर्स्ट पॉइंट है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होएगा वो हमेशा किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होएगा और आउटवर्ड होएगा। तो मान लीजिए कोई भी अगर हमें सरफेस दे रखा है, तो ये मान लीजिए ये सरफेस हमारा, तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मली, तो मान लो ये नॉर्मल डायरेक्शन वैसे मान लिया, ये बाहर की साइड है डायरेक्शन और इसके सरफेस के आउटवर्ड। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई सरफेस दे रखा है, तो उस सरफेस के थ्रू, उस सरफेस के नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कोई भी मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं इस सरफेस के थ्रू, ये सरफेस ऐसे मान लिया, तो वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो सरफेस के नॉर्मली होना चाहिए। तो नॉर्मली जितनी भी सरफेस से पास करेंगी वो हमारी टोटल मिला के हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका अगर हम फॉर्मूला कहें तो हमें पता है कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, तो जैसे डेफिनेशन तो इसकी होगी कि इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, कि नॉर्मली किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। और इसका फॉर्मूला हो गया ई डी एस। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस मतलब जो हमारा सरफेस है जिसके नॉर्मली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ओपन करने के बाद cos थीटा आ जाता है। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट की जगह cos थीटा लिख सकते हैं, तो एक तरह से आ जाएगा ई डी एस cos थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, और ये डी एस हमने कोई छोटा सा सरफेस लिया था, अगर हमें पूरे सरफेस के लिए निकालना है फ्लक्स तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करके जैसे फ्लक्स का साइन होता है, देखो ये फ्लक्स का साइन होता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, तो इसमें ई डी एस को इंटीग्रेट कर दिया तो बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट है, और तो डी एस है सिर्फ, तो डी एस का इंटीग्रेशन एक तरह से एस हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा ई एस कोस थीटा या फिर ई डॉट एस। देखो कोस थीटा जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में होता है? जो थीटा एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल सरफेस के बीच में। तो ये ध्यान रखना, जो थीटा एंगल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और सरफेस के नॉर्मल के बीच में होता है, ना कि सरफेस के बीच में। कि मतलब सरफेस का नॉर्मल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन लेंगे, उनके बीच का एंगल होता है थीटा। तो एक तरह से हम अगर, तो ये आ सकता है हमारा ई डॉट एट। ई डॉट एस का मतलब ये होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आ जाता है, तो ई एस कोस थीटा या ई डॉट एस। ठीक है, ये हमारा आ गया फ्लक्स। तो अगर इसका यूनिट की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाय क्यू। तो फोर्स का होता था न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, और सरफेस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा यूनिट आ गया। और ऐसी अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो तो हमें पता है कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की यानी मीटर स्क्वायर की डायरेक्शन है एल स्क्वायर। और अगर चार्ज की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज बटे टाइम, तो अगर यहाँ से क्यू की बात करें, क्यू आ जाएगा आई टी। आई होता है एरिया, आई होता है करंट और टी होता है टाइम। ठीक है, तो एक तरह से जो करंट का होता है वो होता है एम्पियर और टाइम होता है टी। तो एक तरह से एम्पियर इंटू टी नीचे आ जाएगा, जो एक तरह से कूलम का जो हमारा डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारी डायमेंशन आ जाएगी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो जो ये हमारी डायमेंशन आ गई, और जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तो हमें पता था कि जो थीटा एंगल था वो किस किस के बीच में था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच में। ठीक है, तो अगर हम थीटा की अलग अलग वैल्यू लें, तो एक बार मान लीजिए हमने थीटा की वैल्यू ले ली 0। तो अगर हम कहें सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 ले, ठीक है, तो कोस 0 1 होता है,
तो कोस 0 हमारा 1 हो गया। तो अगर इसी के अंदर हम पुट करें, अगर इसके अंदर कोस 0 को 1 कोस 0 पुट करें तो कोस 0 1 हो गया, तो सिंपल ई एस आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई हमारी ई एस। तो ये हमारी जब हमारा एक तरह से थीटा 0 होएगा तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। तो थीटा 0 होने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन वो सेम हो, वे एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। ठीक है। और अगर हम थीटा को 90 लें तो 90 का मतलब क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो कोस 90 0 होता है। तो यहाँ इस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। ठीक है। और अगर हम लें थीटा को 180, तो थीटा 180 हमें पता है कि कोस 180 होता है -1, तो कोस 180 -1 पुट करेंगे तो इसके अंदर तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी -ES। ठीक है। तो इस केस में हमारा एक तरह से फ्लक्स मिनिमम होएगा। जैसे इस जो 90 के केस में फ्लक्स 0 आ गया, इस केस में नेगेटिव में आ गया। ठीक है। तो इससे अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर मान लीजिए देखो गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, एक तरह से हमने पढ़ा था कि EDS यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू एन सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक तरह से वही होता है ना सरफेस इंटीग्रल EDS, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल EDS, क्योंकि DS हो गया एरिया, सरफेस एरिया एक तरह से। तो जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा किसी भी चार्ज की वजह से एनक्लोज्ड बाय सरफेस, किसी सरफेस के अंदर मान लो कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा नेट वो किसके इक्वल होएगा, वही होएगा 1/E0 द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो जितना हमारा चार्ज है उसका 1/E0 टाइम। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज है एक क्यू, ये एनक्लोज है एक सरफेस में S, ये पूरा वो सरफेस है, इसके अंदर हमारा ये चार्ज एनक्लोज है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा वो होएगा 1/E0 टाइम द चार्ज, मतलब जो क्यू है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाद में वो निकलेगा 1/E0 टाइम्स क्यू। ठीक है। तो एक तरह से फ्लक्स इक्वल टू Q/E0। तो एक तरह से हमारा इसकी डेफिनेशन कहें तो क्या आएगी, फ्लक्स हमें पता था EDS, तो इसका अगर सरफेस इंटीग्रल लिया तो ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/E0 टाइम Q, ये हमारी गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू EDS Q/E0। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया, देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और E0 जो हमें थ्योरम से ही पता लग गया कि 1/E0 टाइम Q है। ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी Q/E0 आ चुकी थी। और जो देखो अगर इसके अंदर देखें तो एक चार्ज है, इसके अराउंड एक सरफेस है, जो सरफेस है अराउंड में उसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। तो जो जिसकी मतलब ऐसा सरफेस जो गॉस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे वो गॉसियन सरफेस होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम अगर इसका प्रूफ की बात करें तो डेफिनेशन तो यही थी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा वो 1/E0 टाइम चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस होएगा। तो इसकी अगर प्रूफ की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए इसके अंदर हमने एक चार्ज ले लिया Q। ठीक है। और उसको एक सरफेस से इनक्लोज कर दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सरफेस है टोटल उसके ऊपर एक स्मॉल चार्ज लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो एक तरह से ये हमारा स्मॉल DS हमने चार्ज ले लिया, और जो DS से सेंटर का डिस्टेंस है वो हमने R ले लिया। ठीक है। तो हमारा R हो गया। तो एक तरह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, देखो O तो हमारा सेंटर है जहाँ पर चार्ज रखा है, और C पॉइंट है जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इस टाइम हम C पॉइंट पे निकाल रहे हैं ड्यू टू सरफेस DS। तो हाँ, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू सरफेस। तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम कहें तो प्रूफ में हमने एक चार्ज ले लिया था Q। ठीक है।
तो एक तरह से क्या हुआ, हमने एक चार्ज ले लिया और वो सेंटर पे प्लेस कर दिया, तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसके अराउंड ड्रा कर दिया ऑफ रेडियस आर। देखो जो पॉइंट चार्ज की वजह से तो जो सरफेस होता है वो होता है स्फेरिकल, और अगर लाइन की वजह से कहें तो होता है सिलेंड्रिकल। तो अगर किसी लाइन की वजह से गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा सिलेंड्रिकल, अगर पॉइंट की वजह से स्फेरिकल। तो इसकी वजह से हमने स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर दिया रेडियस आर का। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे देख लो, तो एक तरह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस सी पॉइंट पे, तो क्या होगी, तो सी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था 1/4π E0 क्या वो बटे आर स्केयर आर कैप होता है डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, और आर स्केयर क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस जो सेंटर से लेकर सी पॉइंट का डिस्टेंस है आर है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम गॉस थ्योरम के अंदर इसको पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो EDS क्या थी, एक तरह से हमने देखा होगा कि जो फ्लक्स है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तरह से फ्लक्स इक्वल टू EDS का इंटीग्रल इक्वल टू क्या बटे E0। तो हम इसकी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर E की वैल्यू पुट कर दी, तो E की वैल्यू देखो यहाँ पर पुट कर दी, EDS क्या बटे आर स्केयर आर कैप DS, ठीक है। तो एक तरह से बाकी चीज़ बाहर आ गई, देखो एक तरह से सिर्फ DS में स्मॉल चेंज हो रहा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो सबको ऐसे कैसे बाहर लिख सकते हैं। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं 1/4π E0 क्या बटे आर स्केयर। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, आर कैप DS। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर बाहर आ जाता है cos थीटा, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल अगर RDS की वैल्यू निकालें, तो सिंपल RDS का इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो RDS के इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, देखो किसी का भी इंटीग्रल निकालना हो ना, जो किसी का भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो उसमें क्या होता है, जो दो एलिमेंट दिए होते हैं उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई इनटू cos थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। तो एक तरह से R का मैग्नीट्यूड DS का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। तो हम इस केस में मान लेते हैं कि थीटा हमने 0 ले लिया, ठीक है, कि जो आर कैप ये जो मतलब एक तरह से डायरेक्शन था, चार्ज का डायरेक्शन था और सरफेस का डायरेक्शन है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो मतलब सेम डायरेक्शन ले लिया, एंगल थीटा इक्वल टू 0 ले लिया, तो cos 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जैसे, और हमें पता है कि जो आर कैप है ना, देखो कभी भी आर कैप होता है यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो एक तरह से इसके अंदर आर कैप का 1 आ गया और cos थीटा हमारा 1 आ गया, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो एक तरह से DS का इंटीग्रल रह गया यहाँ पर, तो आर कैप डॉट DS का इंटीग्रल कर रहे थे, उसमें सिर्फ DS का इंटीग्रल रह गया, ठीक है। और DS क्या था, एक स्पेरिकल सरफेस था, तो स्पेरिकल सरफेस का इंटीग्रल हम करेंगे तो वो आ जाएगा 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो 4πr स्क्वायर होता है। तो एक तरह से 4πr स्क्वायर हमारा इसमें आर कैप डॉट DS की वैल्यू आ गई, उसके इंटीग्रल की वैल्यू 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो जो इसके अंदर इसकी वैल्यू, जो आर कैप डॉट DS की वैल्यू अभी निकाली हमने, उसके इंटीग्रल की वैल्यू अभी 4πr स्क्वायर निकाली है, उसको पुट कर देते हैं। तो एक तरह से हमारा क्या आ गया कि जैसे EDS हमारा आ गया 1/4π E0 क्या बटे आर स्क्वायर तो पहले ही था, और जो इंटीग्रल ऑफ आर कैप DS की आ गई 4πr स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया। तो एक तरह से 4π से 4π कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो एक तरह से हमारा क्या रह गया, तो फ्लक्स रह गया, देखो क्या वो तो ऊपर रह गया, देखो ध्यान से, क्या वो तो ऊपर रह गया और E0 नीचे रह गया। तो एक तरह से हमारा जो फ्लक्स था यानी EDS था वो रह गया एक तरह से क्या वो बटे E0। तो ये हमारा हो गया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का हमने प्रूफ कर दिया। जो गॉस थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो हाँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली सरफेस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या वो बटे E0। तो EN क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसी के अंदर अगर हम क्या को 1 ले लें, क्या मतलब हमने चार्ज 1 कूलम ले लिया, ठीक है। तो एक तरह से हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1/E0। तो इसका E0 की वैल्यू हमें पता होती है 8.854 × 10⁻12। इसके अंदर पुट कर दें तो एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी आ जाएगी 1.11 × 10⁻11। तो ये हमारी आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस होता है कि
देखो जहाँ पर मान लीजिए हमने कोई चार्ज प्लेस करा था, मान लो सेंटर पे हमने ओ पॉइंट पे हमने एक चार्ज प्लेस करा था क्यू, उसके अराउंड का सरफेस होता है एक तरह से गॉसियन सरफेस। तो देखो क्या होएगा, जो गॉसियन सरफेस होएगा वो होएगा एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड का इमेजिनरी सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। क्योंकि देखो हमने ना जो एरिया वेक्टर क्या होता था, किसी सरफेस का नॉर्मल, ठीक है, और आउटवर्ड में। तो हमने अभी जो गॉस थ्योरम प्रूव करी थी उसमें हमने एक चीज़ मानी थी कि थीटा 0 माना था। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, एक तरह से नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कह रखी है कि ऐसा सरफेस है गॉसियन सरफेस जिसके अंदर अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड का सरफेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम हो, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम हो तो वो हमारा एक तरह से गॉसियन सरफेस हो जाएगा, जो किसी भी चार्ज के अराउंड का सरफेस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, गॉसियन सरफेस किसी चार्ज के अराउंड का इमेजिनरी सरफेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं इट इज स्फेरिकल अराउंड ए पॉइंट चार्ज। अच्छा देखो, पॉइंट चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस तो स्फेरिकल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जो लाइन चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होता है। ओके, थैंक यू।